पानी के अंदर कांटा डालता है, लेकिन तभी पानी में बुलबुला फूटने लगता है। ये देखकर इवान पीछे की तरफ भागता है, पर तभी उस सुराख से पानी की एक तेज बौछार बाहर निकलती है और उस बौछार के साथ एक मछली इवान की बाल्टी में आ गिरती है, जिससे खुश होकर इवान सोचता है कि चलो अच्छा हुआ, बिना कोशिश किए ही आज खाने का इंतजाम हो गया। फिर बाल्टी में वो मछली लेकर वापस आ जाता है और उसको पकाने का इंतजाम करने लगता है। तभी वो मछली कहती है कि आखिर कैसे पकाओगे तुम मुझे। ये सुनकर इवान घबरा जाता है और उससे पूछता है आखिर तुम बोल कैसे सकती हो। तो वो मछली कहती है मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, अगर तुम मुझे वापस नदी में छोड़ दो तो मैं तुम्हारी 3 इच्छाएं पूरी करूंगी। अब इवान बहुत खुश हो जाता है और मछली से कहता है मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, और फिर वो लेट जाता है। इस दौरान उसके मुंह से निकलता है कि मेरी तो इच्छा है कि मैं बिना अपनी ये भट्टी छोड़े ही पूरा शहर घूम लूं। तभी एक आश्चर्यजनक घटना होती है और उसका घर ऊपर की तरफ उठने लगता है। इवान कहता है ये सब क्या हो रहा है। तो मछली कहती है तुम्हारी पहली इच्छा पूरी हो रही है। इस पर इवान कहता है पर मैंने तो यूं ही कहा था। तो मछली कहती है पर तुमने इच्छा मांगी थी। अब देखते ही देखते इवान अपनी भट्टी सहित घर से बाहर आ जाता है और उसकी भट्टी गाड़ी की तरह आगे बढ़ने लगती है। मछली उससे कहती है क्योंकि तुमने कहा था कि तुम भट्टी छोड़े बिना ही शहर घूमना चाहते हो, इसलिए यह भट्टी भी तुम्हारे साथ चल रही है। इवान को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा होता। सर्दी का मौसम होने की वजह से इवान ठिठुर रहा होता है, इसलिए उसके मुंह से निकलता है काश गर्मी और हरियाली होती। उसके ऐसा कहते ही हर जगह से बर्फ गायब होने लगती है और गर्मी का मौसम आ जाता है, जिससे चारों तरफ हरियाली दिखाई देने लगती है और नदियों पर जमी बर्फ पिघल जाती है। अब मछली उससे कहती है तुम्हारी 2 इच्छाएं पूरी हो चुकी हैं और अब सिर्फ तुम्हारी तीसरी इच्छा बची है। तो इवान अब उस मछली को बाल्टी में लेकर वहाँ से आगे बढ़ता है और कहता है कि लोग सही कहते हैं कि मैं मूर्ख हूँ, मैंने अपनी 2 इच्छाएं यूं ही बेकार कर दी, मैं चाहता तो कुछ बड़ा मांग सकता था। तो मछली कहती है कि हर आदमी अपनी सोच के स्तर के हिसाब से ही चीजें मांगता है। खैर आगे बढ़ते वक्त कुछ लुटेरे इवान को रोक लेते हैं और उसको लूटने की कोशिश करते हैं, पर इवान के पास पैसे नहीं होते तो वो लोग उससे उसकी मछली छीन लेते हैं। लेकिन मौका देखकर इवान अपनी मछली वाली बाल्टी लेकर वहाँ से भागता है तो लुटेरे उसका पीछा करते हैं। बचने का कोई रास्ता न देखकर इवान मछली को नदी में छोड़ देता है और उससे कहता है कि यहाँ तुम सुरक्षित रहोगी। इस बात से गुस्साए वो लुटेरे उसे एक पेड़ पर उल्टा लटकाकर वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर में वहाँ एक खूबसूरत लड़की आती है, वो रस्सी खोलकर इवान को नीचे उतारती है। इवान उसके कंधे पर रखा चमकीला मछली वाला स्कार्फ देखकर समझ जाता है कि ये वही मछली है। अब वो उससे उसका नाम पूछता है तो मछली उसे अपना नाम याना बताती है। इवान उससे उसका मछली वाला स्कार्फ ले लेता है ताकि वो भाग न सके। फिर वो याना से कहता है अभी मेरी तीसरी इच्छा बची हुई है, उसका इस्तेमाल मैं समय आने पर करूंगा। याना कहती है अब आगे क्या करना है। तो इवान कहता है मैं रूस के राजा जार की बेटी से शादी करना चाहता हूँ। याना पूछती है कि क्या ये तुम्हारी तीसरी इच्छा है। इवान कहता है कि नहीं, इसके लिए मैं खुद ही प्रयास करूंगा, तुम्हें बस मेरा साथ देना होगा। याना कहती है ठीक है। अगले सीन में राजा जार का महल दिखाया जाता है, जहाँ राजकुमारी नैन्सी की नौकरानी राजकुमारी से बताती है कि इंग्लैंड के राजदूत आ रहे हैं। ये सुनकर राजकुमारी नैन्सी बहुत खुश हो जाती हैं, क्योंकि वो हमेशा से एक अंग्रेज से शादी करना चाहती थी, इसलिए वो जल्दी से सज संवर कर बैठ जाती हैं। लेकिन राजा जार अंग्रेजों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, इसलिए वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी किसी अंग्रेज से शादी करे। थोड़ी देर में इंग्लैंड का राजदूत वहाँ आता है। वो राजा को खुश करके उनसे उनकी बेटी का हाथ मांगने के इरादे से आया हुआ होता है, इसलिए वो राजकुमारी नैन्सी को एक छाता देता है, जिसे देखकर नैन्सी बहुत खुश हो जाती है। पर राजा जार को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो राजदूत से कहते हैं कि अंग्रेज हर जगह सिर्फ लूटने के इरादे से आते हैं। इस पर राजदूत कहता है नहीं महाराज, मैं आपके लिए भी एक ऐसा उपहार लाया हूँ जिसे देखकर आपकी अंग्रेजों के प्रति सोच बदल जाएगी। अब तक इवान और याना भी जार के राज्य में पहुँच जाते हैं। इधर वो अंग्रेज राजा को एक मशीन दिखाते हुए कहता है कि ये मशीन अपने आप ही संगीत बजाती है। दरअसल राजदूत ने मशीन के अंदर अपना एक आदमी छुपा रखा होता है, जो मशीन का बटन दबाने पर संगीत बजाता था, पर वहाँ किसी को राजदूत की चालाकी नहीं पता होती। जब राजदूत मशीन से संगीत बजाकर राजा को दिखा रहा होता है तो इवान याना के साथ महल की 4 दीवारी से ये सब देख रहा होता है। इधर राजा उस मशीन से प्रभावित नहीं होता और राजदूत से कहता है हमें ऐसे किसी भी मशीन की जरूरत नहीं, पर नैन्सी अंग्रेज राजदूत पर फिदा होती है और वो उसी से शादी करना चाहती है। इस दौरान राजदूत नैन्सी का हाथ चूमने लगता है। राजा को समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर वो अपनी बेटी को कैसे समझाए, लेकिन तभी इवान वहाँ भागता हुआ आता है और राजा से कहता है कि आपको राजकुमारी की शादी किसी अंग्रेज से करने की जरूरत नहीं, मैं आपके लिए कोई ऐसा यंत्र लाऊंगा जो अपने आप ही संगीत बजा सके। ये सुनकर राजा बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि वो कोई वजह चाह रहा होता है जिससे वो राजकुमारी को अंग्रेज से शादी करने से मना कर सके। इसलिए राजा इवान से कहता है कि ठीक है, अगर तुम ऐसा कोई संगीत यंत्र ले आते हो तो तुम जो चाहो मांग सकते हो। इवान कहता है क्या तब आप मेरी राजकुमारी से शादी करा सकते हैं। तो राजा कहता है हाँ। राजा की बात सुनकर राजकुमारी चिढ़ जाती है, क्योंकि वो हर हाल में उस अंग्रेज से ही शादी करना चाह रही होती हैं और उसे इवान पसंद नहीं आता, इसलिए वो इवान को डराने की कोशिश करती है, पर इवान अपनी बात पर कायम रहता है। अब राजा अपने आदमी से इवान को इस खोज पर जाने के लिए नए कपड़े और जूते देने को कहता है, क्योंकि इवान गरीब था और उसने पैर में सिर्फ फटे हुए मोजे पहन रखे थे। इस बात से इवान बहुत खुश हो जाता है और बाहर आकर वो ये बात याना को बताता है। याना उससे कहती है कि ऐसा वाद्य यंत्र मौजूद तो है, पर उसको लाना बहुत ही मुश्किल है। इवान पूछता है ऐसा क्यों। तो वो उसे बताती है कि वो वाद्य यंत्र अंधेरे जंगल में एक बिल्ले के पास है और अब तक जो भी उसे लाने गया है वो कभी जिंदा नहीं लौटा। इवान पूछता है कि किस तरह का खतरा है वहाँ। तो याना कहती है बिल्ले का संगीत यंत्र ऐसा है कि अगर वो खुशी का गाना बजाता है तो इंसान नाचने लगता है और रुकता ही नहीं। फिर जब वो इंसान नाचते नाचते थक जाता है तो वो बिल्ला उसे खा लेता है, और अगर वो बिल्ला गम का गीत बजाता है तो इंसान रोते रोते सो जाता है और तब भी वो बिल्ला उसे खा लेता है। ये सुनकर इवान कहता है फिर तो ये बहुत खतरनाक काम है, लेकिन मैं
मैं ये खतरा उठाऊंगा। इसके बाद वो एक थैले में खाने का सामान भरकर याना के साथ उस यंत्र की खोज में निकल पड़ता है। इस दौरान ये दोनों कई दुर्गम रास्तों से गुजरते हुए अंधेरे जंगल के करीब पहुंच जाते हैं। वहाँ याना इवान से कहती है कि यहाँ से आगे तुम्हें अकेले जाना होगा। तो अब इवान अकेले उस अंधेरे जंगल में अंदर जाता है। वहाँ चारों ओर लोगों के कंकाल और हड्डियाँ पड़ी होती हैं। तभी उसे एक बिल्ले की आवाज सुनाई पड़ती है जो उससे कहता है कि ये कंकाल उन लोगों के हैं जो यहाँ मेरा संगीत यंत्र लेने आए थे। क्या तुम्हें भी वो संगीत यंत्र चाहिए? तो इवान कहता है हाँ। बिल्ला कहता है इसके लिए तुम्हें मेरा एक टेस्ट पास करना होगा। अगर तुम मेरे वाद्य यंत्र का संगीत सुनने के बाद भी खुद पर काबू रख पाए तो मैं तुम्हें अपना ये वाद्य यंत्र दे दूंगा। फिर वो इवान से पूछता है कि गम के गीत बजाऊं या खुशी के? इवान कहता है गम के गीत। तो अब वो बिल्ला गम के गीत गाते हुए अपना वाद्य यंत्र बजाने लगता है। पर हैरानी की बात ये होती है कि इवान को उस गीत से कोई फर्क नहीं पड़ता और इवान उस गाने की आगे की लाइनें गाने लगता है। ये देखकर वो बिल्ला इवान से पूछता है कि तुम्हें इस गीत की लाइनें कैसे पता हैं और तुम इस गीत को बजाने से दुखी क्यों नहीं हुए? तो इवान कहता है कि मेरी माँ बचपन में मुझे हर रोज ये गीत सुनाती थी, इसलिए मुझ पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्ला शर्त हार चुका होता है, इसलिए वो इवान से कहता है कि अगर तुम मेरा वाद्य यंत्र ले जाओगे तो मैं तो भूखे मर जाऊंगा। इस पर इवान उसे अपने थैले से निकालकर काफी कुछ खाने पीने को देता है, जिससे खुश होकर बिल्ला इवान से कहता है कि इस वाद्य यंत्र के साथ साथ मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। आज से तुम मुझे अपना दोस्त समझो। दूसरी तरफ नदी के पास बैठकर इवान का इंतजार कर रही याना से मिलने मछली राजा का दूत मेंढक आता है। वो उससे कहता है कि मछली राजा तुम्हें हर जगह ढूंढ रहे हैं, इसलिए तुम उनके पास चलकर उनसे जल्दी से शादी कर लो। याना कहती है उनसे बता दो मैं उनसे कभी भी शादी नहीं करूंगी। अब तक इवान बिल्ले और वाद्य यंत्र के साथ वहाँ आ जाता है और वो याना और मेंढक की बातें सुन लेता है। याना इवान से पूछती है तो आखिर तुम्हें वो वाद्य यंत्र मिल गया? इवान कहता है हाँ। इसके बाद ये दोनों वहाँ से वापस लौटने लगते हैं। रास्ते में इवान उससे कहता है कि तुम मछली राजा से शादी नहीं करना चाहती, इसलिए तुम वहाँ से भाग गई। याना कहती है हाँ, क्योंकि मैं उससे प्यार नहीं करती। अगले सीन में राजा जार का महल दिखाया जाता है, जहाँ इंग्लैंड का राजदूत वेश बदलकर इस बार इटली का राजदूत बनकर आया हुआ होता है ताकि वो राजा को राजकुमारी से शादी के लिए मना सके। राजकुमारी उसे पहचान लेती है और खुश हो जाती है, पर इससे पहले कि वो राजदूत राजा से राजकुमारी का हाथ मांगता, इवान वहाँ वाद्य यंत्र लेकर पहुँच जाता है और बिल्ले से कहकर वहाँ खुशी के गीत बजवाने लगता है, जिससे दरबार में मौजूद सभी लोग ना चाहते हुए भी नाचने लगते हैं। जादुई संगीत की वजह से वो लोग खुद को रोक नहीं पा रहे होते हैं और नाचते नाचते बेहाल होने लगते हैं। आखिरकार इवान के कहने पर बिल्ला संगीत बजाना बंद कर देता है। राजा इवान से बहुत खुश होता है और उससे कहता है ये तो बहुत कमाल का वाद्य यंत्र है, इसलिए ये बिल्ला और यंत्र अब से हमारे महल में रहेंगे। अब इवान राजा से कहता है कि शर्त के अनुसार अब आप अपनी बेटी नैन्सी की शादी मुझसे करेंगे ना? तो राजा कहता है